और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नोबडी इज ऑफ द हुक। 2022 के बाद पहली बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा। देखो, ये इंस्टीट्यूशंस के जो टारगेट्स होते हैं उसके लिए तो एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली बनाया गया। देखिए, तो हमारा जो एल्गो है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, ये 90 डेज जब तक टैरिफ्स नहीं लगे हैं, हमारे 2024 जून से अगर हम देखें, पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। बुलिश पोजीशंस बनाने के लिए मुझे डेटा में, डेरिवेटिव मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में पोजीशंस बनती हुई दिखनी है। सर, टैरिफ के रोल बैक होने की वजह से मार्केट में लगभग 1500 पॉइंट का रैली हम लोग को देखने को मिला विद इन 5 डेज, और आज का सेशन पकड़े तो 6 दिन। तो सर, क्या लगता है ये रैली सस्टेनेबल है? मतलब सर, ये जो काले बादल मंडरा रहे थे, ये हट गए क्या? ओके, तो ये जो रैली अभी हो रही है, और पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये एक टेक्निकल बाउंस होगा, एक रिलीफ रैली होगी। तो आप देखिए जिस तरीके की बेरिश सेंटिमेंट्स बन गए थे टैरिफ्स की वजह से, कितने लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट किए होंगे, तो अब उन्हें क्लोज करना पड़ रहा है, और उनके उम्मीद से ज़्यादा मार्केट चढ़ भी गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-2 बार रोल बैक्स कर दिए। तो वो अब लगातार अपने पोजीशंस को हर दिन कम कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। साथ ही एक जो कहते हैं ना कि एक लोगों के अंदर जो डर था, पिछले इतने महीने से मार्केट गिर रहा था, तो वो भी अब ख़त्म होता हुआ लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब वर्स्ट इज़ ओवर। काफ़ी लोग कैश पे बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नए हैं, कैश लेकर बैठे हुए हैं और एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसे मौके पर काफ़ी लोग अब बुलिश वॉइसेस भी मार्केट में आने लगी हैं। तो इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट हमको मार्केट में दिख रहा है। मैं अभी भी इतनी जल्दी ये नहीं कहूँगा कि वर्स्ट इज़ ओवर, क्योंकि आप देखिए हर दिन टैरिफ्स के फ्रंट में न्यूज़ आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नोबडी इज़ ऑफ द हुक। तो और वो कह रहे हैं कि हम नया टैरिफ स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, सेक्टर्स के बेसिस पर लेकर आएंगे। तो ये जो पूरा टैरिफ का खेल है, ये मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है। तो जब प्राइस्ड इन नहीं है तो हमें नहीं पता कि कितना डाउनसाइड यहाँ से नीचे है, और अपसाइड अगर देखें तो अपसाइड क्या है? अपसाइड ये है कि भाई टैरिफ नहीं लगेंगे। तो टैरिफ्स नहीं लगेंगे, ये तो पहले की स्थिति थी, नया इसमें क्या है? सर, कल के वीडियो में आपने कहा था कि इस क्वार्टर की जो प्रॉफिट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बैंक और ऑटो सेक्टर। लेकिन सर, बैंकों में आज हम लोग को ज़्यादा रैली देखने को मिल गया, ऐसा क्यों? राइट, तो अब जो ये साल ख़त्म हो रहा है तो अब रिजल्ट्स आएंगे। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम निफ्टी 50 की कंपनीज़ को कंबाइन करें, उनके नेट प्रॉफिट्स को कंबाइन करें, तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, यानी कि गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने प्रॉफिट्स उनके कम हुए हैं। ये सितंबर 2022 के बाद पहली बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये जो ये तो नेट प्रॉफिट की बात है, अगर अर्निंग्स में भी देखें तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ग्रोथ में ज़बरदस्त गिरावट है। 18% की रफ्तार से हम ग्रो कर रहे थे, अब हम 5% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, 5.4% की रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो ये जो इनकम में गिरावट आई है, इसके लिए मेनली आप देखें कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? बैंकिंग और फिनेंस, एफएमसीजी एंड ऑटो। तीनों सेक्टर्स इकॉनमी से रिलेटेड है। इकॉनमी में जीडीपी का डेटा खराब आया था, तो उन सब ने कंट्रीब्यूट किया। अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार बैंक्स के ऊपर काम हो रहा है। बैंकों को फिक्स करने की बातें हो रही हैं कि बैंक्स की जो भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड चेंजेस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आरबीआई गवर्नर को भी चेंज कर दिया गया और उनके बनाए हुए कई डिसीजंस को रोल बैक किया गया। तो ये सब फैक्टर्स शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हैं। मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया कि लिक्विडिटी अब हम सरप्लस हो गए हैं। जीडीपी का डेटा पिछले क्वार्टर से बेटर आएगा। अगला साल भी बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आरबीआई
के फोरकास्ट के हिसाब से उसमें हमें थोड़ी राइज देखने को मिलेगा। एंड अब जो रेट कट्स की साइकिल शुरू हुई है, 1% रेट कट्स और होंगे एज पर द एस्टिमेट, और साथ में बैंकों ने ऑलरेडी अपने रेट कट्स करने शुरू कर दिए हैं सेविंग्स और एफडी में। तो ये सब सारे फैक्टर्स बैंकों के लिए पॉजिटिव हैं। कल के वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझाया, और टैरिफ्स का इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी पॉजिटिव्स बैंकों के लिए हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमें किस बैंक में ये आपका, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि किस बैंक में इंडसइंड और येस बैंक जैसा एपिसोड होगा, ये प्रेडिक्ट करना असंभव है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि शॉर्ट टर्म में बैंक्स में पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों तक भी मिले, लेकिन इन जनरल अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है जैसे कि टैरिफ्स की, तो पूरा का पूरा मार्केट ही गिरेगा। तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसको हम हटा दें, मोटा मोटा शॉर्ट टर्म में बैंक्स आर लुकिंग पॉजिटिव। तो सर इस साल अर्निंग्स बढ़ेंगी या उसमें और भी गिरावट देखने को हम लोग को मिल सकता है? देखिए, पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे इस क्वार्टर में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बेटर हम करेंगे, ये तो उम्मीद है, लेकिन ड्रामेटिक ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लोअर सिंगल डिजिट 5 से 7% के रफ्तार से जो अर्निंग्स बढ़ेंगी। अब इसमें अगर आप देखें तो जो 2/3 कंपनीज हैं उनकी इनकम ग्लोबल मार्केट से टाइड अप हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह इंपोर्ट वगैरह वो करती हैं। तो ग्लोबल मार्केट का बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। अगर वहाँ पे टर्मोइल आता है, ये कंपनीज बच नहीं पाएंगी। और सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है हमारे इकॉनमी का, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर तो 2-3% के रफ्तार से भी हमारी बड़ी कंपनीज ग्रो कर जाएं तो बड़ी बात है। तो ओवरऑल हम थोड़ा सा बेटर करेंगे, कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं होने वाला है। सर मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इस साल के एंड तक, 2025 एंड तक, सेंसेक्स का जो टारगेट है दैट कुड बी 82,000। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये इंस्टीट्यूशंस के जो टारगेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि एक तो इनके टारगेट्स ड्रामेटिक नहीं होते यूजुअली, और यूजुअली ये 5 से 10% के बीच का टारगेट रखते हैं। तो इन्होंने भी एक्चुअली अपने टारगेट्स को कट किए हैं। पहले इन्होंने 12% का अपसाइड दिया था, अब उसे घटाकर 7% किया है। ज़्यादातर प्रेडिक्शंस देखेंगे इंस्टीट्यूशंस की, निफ्टी को लेके या सेंसेक्स को लेके, तो वो मोटा मोटा 24,000 के आसपास के लेवल के हैं। विद एन एक्सेप्शन ऑफ सिटी ग्रुप, उन्होंने 26,000 का टारगेट दिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये 10% की इनकी लिमिट होती है, 10% ऊपर या नीचे। मार्केट इज़ गोइंग अप, दे से 10% ऊपर जाएगा, मार्केट इज़ गोइंग डाउन, 10% नीचे जाएगा। टाइम टू टाइम ये अपने टारगेट्स को कम भी कर देते हैं, जैसे कि अभी मॉर्गन स्टैनली ने किया। टाइम टू टाइम ये अपने उसको रिवर्स भी कर देते हैं कि नहीं जी, हम तो पहले बुलिश थे, अब बेरिश हो गए। तो विच इज़ फाइन, क्योंकि व्यूज़ कोई परमानेंट नहीं रहना चाहिए। आप क्वार्टर 2 क्वार्टर में आप एक जजमेंट लीजिए, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, ये होते हैं, तो वो ठीक है। और कोई बड़ी देखिए बात तो है नहीं। 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट तो हमने 5 दिन में रैली कर लिया। 5% 7% क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप भी 7% के ऊपर का टारगेट दे दीजिए, 5% के ऊपर का टारगेट दीजिए एक साल में, आपका भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप देंगे, मोस्ट लाइकली वो हो जाएगा। तो मतलब
इसको मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रीड नहीं करता, बुलिश या बेरिश। हमारा जो व्यू है वो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम अगले 1-1.5 साल में देखें तो फंडामेंटल्स के फ्रंट में कुछ खास होने वाला नहीं है, बदलाव कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होने वाला है। तो हमें नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा और हम नीचे की तरफ ही जाएंगे। हाँ, 5-7% ऊपर नीचे होगा, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? पहला, सही ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा, सही टाइम पर एंट्री करना और ट्रेंड बदलने से पहले एग्जिट करना। तीसरा, इस तरीके से पोजीशंस बनाना कि सडन और बड़े लॉसेस ना हो। और चौथा, किसी भी हालत में अच्छे ट्रेड्स को मिस ना करना। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग लाइव मार्केट वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम में हम बेसिक से लेकर एडवांस तो सिखाते ही हैं, साथ में आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स का प्रैक्टिस भी कराएंगे। इस प्रोग्राम के पहले फेज में आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑप्शंस के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप 2 दिन का इवेंट ज्वाइन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि डेल्टा, न्यूट्रल। इसके बाद आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपके साथ मार्केट एनालिसिस के और भी एडवांस टॉपिक्स को शेयर करेंगे और फिर हम लाइव मार्केट में एक साथ ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हो उसे हम क्लियर कर सकें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा इन हाउस डेवलप ऑटो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके आप बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें उन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं जो हम आपको इवेंट में सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें या अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। यस, आप भी बन सकते हैं प्रो ट्रेडर। इवेंट पे मिलते हैं, सी यू देयर। सर, न्यूज़ पढ़ रहा था मैं आज एक कि मशीन एल्गो ट्रेडिंग सर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इनफैक्ट रिटेल से भी ज़्यादा। तो क्या सर मैनुअल ट्रेडिंग का ज़माना निकल गया? अगर हम डेवलप्ड मार्केट्स को देखें तो हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, सेंस नहीं बनता है कि आप सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठे स्क्रीन देखते रहें। देखिए, आप अगर इन्वेस्टर हैं वो एक अलग चीज़ होती है, यू बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट। ओके, तो आपके लिए एल्गो का उतना रोल नहीं होता है। हाँ, उसमें भी होता है कि आप एक प्राइस लेवल का वेट कर रहे हैं कि भाई मैं इस लेवल पे ख़रीदूँगा, तो आपको हर दिन प्राइस ट्रैक करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आप मिस कर दें, भूल जाए, तो एल्गो भी आपके लिए उस पर्पज़ से भी यूज़फुल हो सकता है। हालांकि आजकल जीटीडी ऑर्डर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन उसको आप उसमें कई तरीके की स्ट्रैटेजीज इनबिल्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड उसी तरफ मूव कर चुका है काफ़ी हद तक, हम अब मूव कर रहे हैं और इसका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है जो ब्रोकर्स ने एपीआईज प्रोवाइड करनी शुरू की हैं जिसको यूज़ करके रिटेल वाले भी आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमने 2010 में एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इंडिया में। एनएससी ने पहले किया, फिर बीएससी ने भी किया और लगभग उसी दौरान 2012 में हमने भी स्टार्ट कर दिया था एल्गो में काम करना। और उस वक्त एल्गो करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि एपीआईज वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। एनएससी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते थे, बीएससी के मिलते थे और उसे हमें स्क्रैच से सारा कुछ लिखना पड़ता था, कोड करना पड़ता था। तो जब वो आया तो सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट्स में उसे अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे प्रो ट्रेडर्स रहते हैं और उन बड़े क्वांटिटी में काम करते थे। तो उन्होंने तुरंत एल्गो को अडॉप्ट किया। कई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स मिलने लगे, उसे यूज़ करके वो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में यूज़ करते थे और मैंने भी बहुत काम किया है उसमें। तो उससे चूँकि वो रोज़गार से सीधा रिलेटेड था तो उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला और 2015 में 50% डेरिवेटिव ऑर्डर्स जो हैं वो एल्गो से जाते थे। बट कैश मार्केट
में उतना नहीं आया, क्योंकि कैश मार्केट रिटेल का फेवरेट ट्रेडिंग जोन होता है, वहाँ पे वो ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकर्स की एपीआईज आए तो इसको यूज़ करके रिटेल वालों में भी काफ़ी क्यूरोसिटी होने लगी है, और अब उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। 50% से ज़्यादा वॉल्यूम अब जनरेट होने लगा है। अगर आप आज से 15-17 साल पहले जाएंगे तो शायद 10-12% के आसपास वॉल्यूम होता था, अब 50% हो गया। अब देखेंगे इतनी सारी वेबसाइट और प्रोडक्ट्स अब मार्केट में आ जाएंगे कि 70-80% तक हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूचर इसी का है। एक बात बताइए सर कि एल्गो ट्रेडिंग का क्या ज़रूरत है, मतलब एक रिटेल वाले को इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक प्रो ट्रेडर की बात करें तो वो तो उसका तो घर का खर्चा उसी से चलता है। उसके पास कोई बहाना नहीं है कि वो ट्रेड्स मिस कर दे, एंट्रीज मिस कर दे या एग्जिट्स मिस कर दे। और उसका काम भी बड़ा होता है, वो दिन में 50, 60, 100 पोजीशंस बनाता है। तो वो कैसे ट्रैक करेगा कब एंट्री करना है, किसको करना है, इसको संभालेगा तो वो निकल जाएगा। तो उसके लिए तो एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली बनाया गया कि भाई आपकी इस प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है, इसको आप यूज़ करिए। तो आप सिर्फ अपने पैरामीटर सेट करने में फोकस करिए, बाकी काम आपका सॉफ्टवेयर करेगा। तो उनके लिए तो बहुत काम का है। बट रिटेल के लिए कैसे ये यूज़फुल है? अगर आप एक रिटेल ट्रेडर का बैकग्राउंड देखें, एवरीबॉडी इज़ पार्ट टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर। उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ और है, कोई दुकान चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ओके, कोई टीचर है। तो उनके पास भी अगर आप देखें वही प्रॉब्लम है। भले ही वो काम कम करते हैं बट वो सारे दिन मार्केट्स को देख नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। साथ ही इमोशंस, यार थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, उस चक्कर में लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर वो ट्रेड जो आपने इंट्राडे के लिए लिया वो पोजिशनल बन जाता है, वो आप सालों साल फिर उसे होल्ड करने लगते हैं। तो एल्गो में क्या होता है कि इमोशंस तो होते नहीं हैं। भाई आपका रूल है, एंट्री हुआ तो एंट्री हो जाएगी, एग्जिट हुआ तो एग्जिट हो जाएगी। साथ ही आपका एक सिग्नल आया, अब आप जब तक वो ट्रेड तैयार कर रहे हैं, एंट्री डाल रहे हैं, तब तक तो मार्केट मूव कर जाता है। अभी आप देखा होगा आपने कि आज के दौर में मार्केट्स किस तरीके से सडनली ऊपर या नीचे जाते हैं, आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप एग्जिट कर सकें। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीन्स काम कर रही हैं। एक पर्टिकुलर लेवल पर सेल के ऑर्डर्स लगातार जा रहे हैं, मार्केट नीचे गिर जा रहा है, और किसी पर्टिकुलर लेवल पर बाय के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर चढ़ जा रहा है। तो ये जो वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है ये मशीन्स की वजह से हो रही है, और ये डेटा उस चीज़ को प्रूव करता है। सर हर दिन इंक्वायरी आ रही है हमारे पास कि हमारा जो एल्गो है वो लोगों को कैसे मिल सकता है, इसका कुछ ब्रीफ आप बता पाएंगे? ओके, देखिए, तो हमारा जो एल्गो है, हाउ इट इज़ डिफरेंट देन अदर एल्गोज। जो दूसरे एल्गोज होते हैं ऑफ द शेल्फ हम कहते हैं, आप पे करिए आप तुरंत आपको मिल जाएगा। उनमें कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज होती हैं। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड ए। अब ए स्ट्रैटेजी जो भी खरीदेगा उसे मिलेगा, और वो नेशन वाइड मार्केट होता है, तो हज़ारों लोग उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड वी नो कि कोई एक स्ट्रैटेजी जब मास स्केल पर यूज़ होती है तो यूजुअली उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। ओके, हमारा एल्गो में हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो लोगों को अवेलेबल नहीं है, हमारी खुद की इन हाउस डेवलप्ड है। ओके, तो ऑब्वियसली इसे कोई और यूज़ नहीं कर रहा होगा और कर भी नहीं सकता जब तक हम उसे ना दें। तो इसलिए हमने इन स्ट्रैटेजीज़ को अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे ट्रेड फॉर लिविंग मेंबर्स हैं या बिग ट्रेडर समिट जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हीं तक लिमिटेड हमने रखा है, क्योंकि उन्हें हम अपने सॉर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर मानते हैं। तो जो भी हमारे नॉलेज है हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए अभी तक हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि हम इसे मास स्केल पर मार्केटिंग करेंगे। इसका प्लान यही है कि आप हमारे साथ जुड़िए, कैसे यूज़ करना है उसको सीखिए और फिर उसे यूज़ करिए
और हमारा आपको एक्टिव सपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा। सर कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं अभी। आयास जी पूछ रहे हैं कि सर हाउ विल कंसिडर अबाउट 90 days ऑफ पॉज टैरिफ, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। आई गेस सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो 90 days का पॉज लगा हुआ है टैरिफ पे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पे? देखिए, वर्ल्ड वाइड इस पॉज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है और इसीलिए हमें रिलीफ रैली देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये गैप हम कहें तो गॉड सेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाकर शेयर भी किया कि किन मुद्दों पर मामला फंसा हुआ है। अभी तक ऐसा लगता है वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये 90 डेज़ जब तक टैरिफ्स नहीं लगे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स होते रहेंगे, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और साथ में हमारे नेगोशिएशंस चलते रहेंगे और होपफुली 90 डेज़ से पहले एक रेजोल्यूशन निकल जाएगा। तो हो सकता है कि हम परमानेंटली टैरिफ्स को अवॉइड कर सकें। लेकिन क्या उसमें आएगा बीटीए में, ये हमें नहीं पता, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हमारी मेडिकल सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, क्या हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ से आ जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे किसानों को इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम जानते हैं अभी भी हमारी इकॉनमी रूरल इकॉनमी है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे, अभी वो मार्केट में प्राइस्ड नहीं है और एक्चुअली हमें पता भी नहीं है। सो थोड़ी क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या निकल कर वहाँ से आता है। सर दूसरा और तीसरा सवाल रिगार्डिंग आपके पोर्टफोलियो है, तो सर दोनों को एक साथ मैं बोल देता हूँ। पहला सवाल ये है कि व्हेन विल वी गेट अ न्यू पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बुलट्रैक पोर्टफोलियो 2024? देखिए, नया पोर्टफोलियो तो अब शायद ही हम दें, क्योंकि जो भी स्टॉक्स में एडिशंस डिलीशंस होंगे इसी में होंगे। तो अभी तक हमने 7 स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं 2024 जून से। अगर हम देखें पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। 3 से 4 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, हो सकता है अगले 1-2 दिन में ही हम ऐड करें, हो सकता है कल ही ऐड हो जाए। तो जो भी अब एडिशंस डिलीशंस होंगे इसमें होंगे। और हम जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने स्टॉक्स को कैसे लेना है वो भी हम टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते हैं अपने जूम कॉल्स में भी, और कम्युनिटी सपोर्ट में भी हम गाइड करते हैं कि कैसे उनको एक्यूमुलेट करना है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नया पोर्टफोलियो का वेट करना सेंस नहीं बनता है, आप अभी भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कैश है, आप कैश पे बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हैं साइट पे, बहुत ज़्यादा नहीं है इतना, तो काफ़ी लोग जो है ऐसे ही एक दिन में ही खर्च कर देते हैं। तो प्राइजेज़ आर वेरी रीजनेबल, हमने बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं रखे हैं। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है अगले कुछ दिनों में? देखो, मैं अगर प्योर डेटा के बेसिस पर बात करूं, क्या हमें देखने को मिल रहा है, कल का दिन हमने देखा कि कितनी रैली हमें देखने को मिली। कल का पुट कॉल रेशियो वाज डाउन एक्चुअली, आज मार्जिनली अप है। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए हैं, करीब 1200-1300 कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए हैं, विच इज़ नॉट बिग। बट मई में ऐड हो रहे हैं, मई में उससे ज़्यादा ऐड हुए हैं, करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो वंस अगेन हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट्स आपके रोल ओवर हो रहे हैं। ओके, नाउ कल का दिन अगर देखें तो FIIs की बाइंग की फिगर आई है और हम ये भी देख रहे हैं कि FII की जो शॉर्ट्स की पोजीशन है उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, बट कल उसमें कट्स हुए, मार्जिनल कट्स हुए हैं। अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा शॉर्ट्स वो डेरिवेटिव मार्केट पर बैठे हुए हैं। और अगर दूसरी चीज़ आप देखें तो पिछले 3 दिनों में, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने करीब 600 पॉइंट्स गेन किए हैं, बट उनका जो पुट कॉल रेशियो है ना वो मार्जिनल 0.01 अप हुआ है। तो जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है वो ये
कि व्हाई बुलिश पोजीशंस आर नॉट गेटिंग एडेड। इतनी तेजी में भी बुलिश पोजीशंस क्यों नहीं ऐड हो रही थी। अगर आपको याद होगा अप्रैल 7 का जो वो गैप डाउन हुआ था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर बुलिश पोजीशंस ऐड हो रही हैं, इतनी गिरावट के बावजूद शॉर्ट्स नहीं ऐड हो रहे हैं। अब उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। तो बुलिश पोजीशंस बहुत कम ऐड हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि ये जो वर्टिकल राइज हमें देखने को मिला है 1600 पॉइंट का, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको थोड़ा कंसोलिडेट एक लेवल पर करना है, फिर आप जंप मारिए। इस टाइप के लेवल पर पोजीशन बनाना बहुत रिस्की होता है, किसी भी दिन गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस वक्त मार्केट में बियरिशनेस भी नहीं है, बुलिशनेस भी नहीं। एक जो कहते हैं ना कि नो ट्रेड जोन पे मार्केट चल रहा है, मैं इस मार्केट में पोजीशन नहीं बनाऊंगा। बुलिश पोजीशंस बनाने के लिए मुझे डेटा में, डेरिवेटिव मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में पोजीशंस बनती हुई दिखनी है। और अगर मुझे सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो फर्स्ट यहां से मुझे एक रेड कैंडल प्रॉपर देखना है विदाउट एनी गैप।